आप सुनते होंगे कि बड़े सारे लोगों ने जो है वो एकदम ध्यान से सुनिएगा इन पूरे बातों को, वरना फिर सेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेफिनेशन बड़े सारे हैं और वो सारे डेफिनेशन मेरे इसी कहानी पे बेस्ड हैं जो अभी आप सुनने जा रहे हैं। हम सुनते हैं कि बड़े सारे बिल्डर हैं जिनके पास लोगों ने पैसे दिए ये सोच करके कि उन्हें अपना मकान मिलेगा, एक आशियाना मिलेगा। लोगों ने बैंक से लोन ले लिए, एक तरफ जो है ईएमआई जा रहा है, दूसरी तरफ किराए के मकान में रह रहे हैं, तीसरी तरफ जो है कहीं अता पता नहीं है कि वो मकान कब बनेगा, पता नहीं बिल्डर कहाँ गया हुआ है। किसी बिल्डर के ऊपर जो है वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, किसी के ऊपर जो है वो अरेस्ट वारंट जारी है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कौन कहाँ है। जो पता चला, जिसे पकड़ भी लिया गया, वो अपने आप को कह रहा है मैं इंसॉल्वेंट, मेरे पास कुछ नहीं है, जो वसूली करना है कर लो। अब कह रहे हैं कि ऐसे केस में करे तो क्या करें। कुछ ऐसे भी जो है आपके बिल्डर हैं, जो बिल्डर जानबूझ करके जो है वो पैसे दबा करके बैठे हुए, जबकि उनके पास एसेट्स हैं, उनके पास चीजें हैं, नहीं तो उनके पास पैसे हैं, नहीं तो उनके पास जमीन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो है वो देना नहीं चाह रहे, वो बनाना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनके माइंड में कहीं ना कहीं इन पैसे को लेकर के फ्रॉड करने का नेचर है। कहा गया इसी तो से तो कुछ निकल करके आया है। पहले इन चीजों से लड़ने झगड़ने के लिए आपके पास जो तरीका था वो था कोर्ट में जाते थे। इनसे लड़ने झगड़ने के लिए आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में चले जाते थे, लेकिन कह रहे हैं कि वहां जब गए तो पता चला वहां पे सॉल्यूशन उस नेचर का नहीं मिल पा रहा है। कोर्ट के पास तो एक तो टाइम की कमी हो जा रही है, और बाकी जगहों पे जिस चीज के लिए आप जा रहे हैं वो सही से उस दायरे में आ नहीं पाता है। कहा गया तो करे क्या। कहा गया कि कोई भी अगर जो है वो एक जो है वो शिकायत आए, कंपनी को खत्म कर दे, कंपनी को बंद कर दे। कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा अगर कहीं भी शिकायत आ रही है तो कंपनी को बंद करना, कंपनी को खत्म करना जैसा चीज नहीं होना चाहिए। तो कहा होना क्या चाहिए। कहा अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन है तो इस केस में सबसे पहले यह किया जाए कि क्यों ना किसी एक प्रोफेशनल को हायर किया जाए, या कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे पैसे की तो वसूली हो जाए लेकिन कंपनी बचा हुआ रहे। क्या ख्याल है आपका, ऐसा होना चाहिए इंतजाम, या सीधे कंपनी को बंद कर दो, उसके सारे प्लांट मशीनरी सब बेच करके लोगों के पैसे दे दो। कहा अगर ऐसे करेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये कहते हैं कि एक होनहार को चुनो, काबिल पर्सन को चुनो, और ये वो नहीं होंगे जो मैनेजमेंट में थे, वो तो नालायक थे, उन्होंने ही तो फ्रॉड किया है। मैनेजमेंट को निकाल बाहर करो और किसको इन कराओ। कहा कि इन कराओ किसी प्रोफेशनल को, और वो किसके सुपरविजन में काम करेगा। कहा वो किसी न किसी एजुकेटिंग अथॉरिटी के सुपरविजन में काम करेगा, और निश्चित रूप से वो कोर्ट नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट के पास बड़े बर्डन होते हैं, वो लगातार कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। तो कंसेप्ट आया एनसीएलटी का, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और कहा गया कि इनके सुपरविजन में होनहार पर्सन अपॉइंट होंगे। ध्यान से, होनहार मैंने बोला है। कहा कि कोई भी राह चलता हुआ बंदा ये काम नहीं कर पाएगा, वो पर्सन होनहार पर्सन होना चाहिए, और डिफाइन किया जाएगा कि उसका नाम क्या होगा। कहा गया जो भी नाम होगा, आके देखेंगे, अभी यही सब तो देखना है। कहा गया कि वो पर्सन किसके द्वारा अपॉइंटेड होगा, उसके पास कुछ खास तरह की काबिलियत होगी या नहीं, ऑब्वियसली होगी। लॉ में प्रोविजन होगा कि कितना क्वालिफाइड वो होना चाहिए, क्या क्लियर होना चाहिए, क्या पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितने दिन का तजुर्बा होना चाहिए। उसे कंपनी का मालिक बना दिया जाएगा, और जो एमडी और जो मैनेजमेंट में बाकी लोग हैं सब बाहर। इंप्लॉय जरूर रहेंगे, अगर इंप्लॉय से उन्हें जो है वो बिजनेस को क्या करना है, चलाना है। साथ ही साथ वो अपने मदद के लिए जो है बड़े सारे प्रोफेशनल्स को और भी क्या करेंगे, हायर करेंगे, लेकिन उनके पास जो है वो सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। कहा ठीक है भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहा ये अच्छी बात तो है, लेकिन इस अच्छी बात को लेकर के जब हम क्या करते हैं, जब इस अच्छी बात को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है। कहा कि इस अच्छी बात को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम उन लोगों से भी जो है वो प्लान मंगाते हैं कि आप लोग भी सजेस्ट कीजिए कि क्या ऐसा करे जिससे आपके पैसे भी मिल जाए और कंपनी भी बच जाए। या बड़े सारे जो है वो आपके मकान के जो जिन लोगों ने पैसे दिए हुए उनको कहते हैं कि क्या हम मकान खुद से बना लें। अब मैनेजमेंट को हटाते हैं, चलिए जो जो पैसे लोगों के पास बचे हुए वो पैसे क्या करते हैं, जमा करते हैं, और जो आधा अधूरा बिल्डिंग रह गया उसे बनाते हैं, जिनका जिनका है उनको पोजीशन क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। सॉल्यूशन है। ऐसे ही करके जो है वो इनवाइट करते हैं उन लोगों को जो समहाउ क्रेडिटर्स हैं।
क्रेडिटर्स मीन्स जिनका राइट कहीं एक तरह से क्या है, इन्वॉल्व है। और अगर कहीं लगता है कि सुटेबल जो है वो सॉल्यूशन निकल सकता है, तो हम जो है वो चीजों को लेकर के चलते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, कंपनी एज इट इज चलते रहती है और आपके काम भी हो गए। लेकिन अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा है, बड़े कारण से नहीं हो सकता है, जो क्रेडिटर्स या जिनके बीच में डिस्प्यूट है उनके बीच में फर्दर डिस्प्यूट है आपस में ही, कोई ये कहता है तो कोई ये कहता है, किसी भी एक चीज पे सहमति ही नहीं हो पा रही है, कहा गया ऐसे केस में तो एक ही रास्ता है, बड़े दुखी मन के साथ आप कंपनी को लिक्विडेट कर देते हैं, वाइंड अप कर देते हैं। मैंने वाइंड अप वर्ड लिखा जरूर है, सिर्फ आपको यह समझाने के लिए कि ये वाइंडिंग अप वर्ड अब हट गया है। कंपनी लॉ में वाइंडिंग अप जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। उस चीज को उठा करके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में डाल दिया गया है और उसी को लिक्विडेट कहते हैं। आप कहिएगा सर लिखा क्यों है, क्योंकि आपके स्टडी मैट में अभी भी चैप्टर के नाम में क्या लिखा हुआ है, वाइंडिंग अप लिखा हुआ है। घबराइएगा नहीं, मैंने प्रोसेस भी बना दिया है। आप कहिएगा सर तो इतना क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसीलिए स्टडी मैट में दिया है, क्या पता बहुत सारे लोगों, मैंने बोला दो तरह के क्वेश्चन सेटर होते, एक वो जो सिलेबस से क्वेश्चन सेट करता है, जैसे अगर मुझे दिया जाए तो मैं स्टडी मैट देखता भी नहीं, मतलब मेरे जैसे जो भी होंगे इस कैटेगरी वाले, तो वो क्या करते हैं, वो जो है बस सिलेबस देखा, सिलेबस के बेसिस पे क्वेश्चन सेट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टडी मैट उठाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो एक काम है ना, उठाया ये टॉपिक लिखा, ये टॉपिक लिखा, इसीलिए मैंने सेफ साइड आपको यहां दिया है। और साथ ही साथ ये वाइंड अप का जिक्र मैंने आपके जो है वो पार्ट बी वाले चैप्टर में भी किया हुआ है, जबकि वहां भी जाऊंगा तो बता दूंगा कि अब ये यहां से क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। लेकिन पहले रहेगा तब ना दिखा पाऊंगा कि ये क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अगर जिक्र नहीं करूंगा तो अभी नया कॉन्सेप्ट है, आपने भी चीजों को पढ़ा नहीं है, तो आपको लगेगा कि पता नहीं वाइंडिंग अप इतना सुनते थे, सर ने क्यों नहीं बताया। तो इसीलिए जो है वो अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड नाम का नया एक्ट आया और उसने कहा कि जब भी इस तरह के कोई मामले आएंगे जहां पे किसी के पैसे या किसी भी तरह से बिजनेस ट्रांजैक्शन के दौरान कोई क्रेडिटर है और उसके पैसे नहीं दिए गए हैं, या कोई जो है वो, और चाहे ऑपरेशनल क्रेडिटर हो चाहे फाइनेंशियल क्रेडिटर हो। ऑपरेशनल क्रेडिटर का मतलब है बिजनेस के दौरान जिनसे रॉ मटेरियल लिया या कोई ट्रांजैक्शन किया, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गए। फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गए जिन्होंने जो है वो किसी तरह से जो है वो वहां डिपॉजिट किया कि भाई हम डिपॉजिट कर रहे हैं ताकि हमें क्या मिलेंगे, इंटरेस्ट और हमें पैसे मिलेंगे। कहा कि जो भी क्रेडिटर्स होंगे उन क्रेडिटर्स को अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं तो कहा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के जरिए हम उन्हें ये रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पहले जो रिलीफ कंपनी लॉ के जरिए मिलता था वो कोर्ट से मिलता था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कहीं कोर्ट का कोई जो है वो कहिए जुरिडिक्शन नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ कौन है, एनसीएलटी है और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड है। यानी कि समझिए सिर्फ इस कोड के जरिए, यानी इस नए एक्ट आप समझ लीजिए के जरिए हम चीजों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या काम है, पहले है कुछ डेफिनेशन आएंगे, वो फटाफट देखते हैं। ध्यान रखिएगा डेफिनेशन के केस में परेशान मत होइएगा, क्योंकि वो डेफिनेशन जब आप प्रोसेस को देखने लगेंगे तो खुद ब खुद आपको रिमेंबर रह जाएगा कि अच्छा ये होता है। लेकिन शुरू में जब हम लोग वर्ड यूज करेंगे आईआरपी, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो थोड़ा अजीबो गरीब लगेगा, लेकिन उसी चीज को जब हम प्रोसेस के दौरान करने लगेंगे तो चीजें आसान लगेगी। चलिए करें शुरुआत, जो अब हमें पढ़ना है। अब इसमें कह रहे हैं कि एप्लीकेबिलिटी, कह रहे हैं कि ये एप्लीकेबल है टू मैटर रिलेटिंग टू, एप्लीकेबल टू मैटर्स रिलेटिंग टू। एक बार जरा देखिए तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड में कहीं कुछ ऐसा भी है जो नहीं समझ में आ रहा है, एक बार देखिए जरा।
एप्लीकेबल टू मैटर रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन, किनका? कॉर्पोरेट डेटर। आएंगे देखेंगे कि यहां पे कॉर्पोरेट डेटर का मतलब क्या क्या है। आसान मतलब, जिसने भी आपसे क्या लिए हैं, पैसे लिए हैं, वो क्या कहलाया? कॉर्पोरेट डेटर। जिसके ऊपर भी आपके पैसे बनते हैं वो क्या कहलाया? कॉर्पोरेट डेटर। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। जिंदगी भर साथ ही रहते अपने दोस्तों के, एकदम ध्यान से बातों को सुनिएगा, नहीं तो फिर चीजें गायब हो जाती। बार बार समझाता हूं इस चीज को, प्लीज पे योर 100% अटेंशन। काम बहुत आसान हो जाएगा। वेयर द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज हाउ मच? 1 लाख। कहा गया कि डिफॉल्ट का अमाउंट बस कितना होना चाहिए? कम से कम 1 लाख होना चाहिए। अगर 1 लाख से कम है तो यहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द मिनिमम अमाउंट। चाहे तो इस चीज को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू मेक इट 10 लाख। कहा कोई बात नहीं है, जो भी होगा ये तो एक नोटिफिकेशन होता है, उसके जरिए हो जाएगा। लेकिन किसी भी शर्त पे इसको कितने से ज्यादा नहीं कर सकते हैं? क्या 1 करोड़ से ज्यादा कभी नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, तब एक्ट में चेंज करना पड़ेगा और वो बहुत जो है वो मुश्किल काम होता है, इसलिए वो एक रेंज अपने पास रख लेते हैं। अब इसमें हम जरा डेफिनेशन देखते हैं कि किन किन चीजों से हम इनकाउंटर होंगे। एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो है जो एनसीएलटी जो हमारा है उसी को हम क्या कह देते हैं यहां पे? एजुडिकेटिंग। और उनके सुपरविजन में, अब देखिए एनसीएलटी खुद तो उठ करके नहीं आएगा, वहां पे जो ऑफिसर्स होंगे उनको ही जो है ये राइट दिया जाएगा। और जब ये राइट दिया जाएगा तो इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में एनसीएलटी जो अथॉरिटी अपॉइंट कर रही है वो क्या कहलाया हमारा? एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इसका मतलब है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनसीएलटी को। फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब वो होता है जिसने किसी भी तरह का कोई भी कर्ज जो है वो किसको दिया है? कंपनी को दिया है, और उसके कर्ज जो है वो क्या है? बचे हुए हैं, उसे जो है वो पैसे नहीं मिले हैं। या कोई वैसा पर्सन जिन्होंने किसी कंपनी को कर्ज दिया है और उन्होंने अपना ये राइट किसी और को असाइन कर दिया है कि मेरा ये अमाउंट आप कंपनी से क्या कर लीजिए? रिकवर कर लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने एबी नाम के कंपनी को कर्ज दिया तो मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर हूं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने जो 10 लाख दिया उसके लिए मैं तो हूं फाइनेंशियल क्रेडिटर, मैंने पर्पल को ये राइट दे दिया कि आप जो है वो ये चीज क्या कर लीजिए, मेरे बदले में ले लीजिए, तो ये भी क्या कहलाए? फाइनेंशियल क्रेडिटर। आसान शब्दों में, जिन्होंने जो है वो कर्ज दिया कंपनी को वो क्या कहलाया? फाइनेंशियल क्रेडिटर कहलाया। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट क्या कौन है? कहा कि सबसे पहले तो वो जो इसका नाम क्या है? कॉर्पोरेट डेटर। देखिए एप्लीकेंट यानी वो लोग जो इस इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में किसी भी तरह से किसी तरह के एप्लीकेशन को क्या कर सकता है? मूव ऑन कर सकता है, किसी तरह का रिक्वेस्ट फाइल कर सकता है। एक तो वो जिसने क्या लिया हुआ है? कर्ज लिया हुआ है, वो भी तो अपने बातों को सामने रख सकता है कि भाई हमारे जो है वो कर्ज तो लिया हमने, लेकिन हम उसे ठीक कर लेंगे, हम इतने दिनों में पे कर देंगे, हमें इतना टाइम दिया जाए। ए मेंबर और पार्टनर ऑफ व्हाट? कॉर्पोरेट डेटर। वो भी क्या कहलाया? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। इंडिविजुअल हु इज इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग द ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। एक तो कंपनी खुद, एक तो जितने उसके मैनेजिंग पार्टनर है वो हो गए। या अगर आपने किसी और को जो है वो उस चीज के लिए क्या किया हुआ है? अपॉइंट किया हुआ है। तो ए पर्सन हु हैज द कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर द फाइनेंशियल अफेयर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। या वो जो पूरे के पूरे तरह से उस कंपनी जिसके ऊपर किसी तरह का बकाया बचा हुआ है उसके सारे के सारे सिचुएशंस को, सारे फंक्शंस को देखता है, वो क्या कहलाया? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कहलाया। कॉर्पोरेट पर्सन कहा कंपनी हो सकता है इस एक्ट के तहत। क्यों भाई? क्योंकि कंपनी ने भी हमसे कर्ज लिया होगा तो कंपनी के ऊपर हमारा बकाया हो सकता है। एलएलपी भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो बिजनेस किस फॉर्म में कर रहा हो? एलएलपी के फॉर्म में कर रहा हो। एनी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड विथ व्हाट? लिमिटेड लायबिलिटी अंडर लॉ बट शैल नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को इसमें क्यों नहीं लिया गया वो ध्यान से सुनिएगा। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हुआ जैसे बैंक, जैसे एनबीएफसी।
अगर उन्होंने आपके पैसे नहीं दिए हैं तो उस केस में ये कॉर्पोरेट पर्सन के दायरे में नहीं आएंगे, यानी कि उस केस में हम इस एक्ट के जरिए नहीं जा सकते। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस केस में हमारे पास अलग जो है वो कानून दिए हुए हैं। तो ये तब नहीं जब आपका काम ही पैसे देने का है, ये तब है जब आपका काम पैसे देने का नहीं है, बल्कि आपका काम तो बिल्डिंग बनाने का है। मैंने आपको पैसे दिए, मेरे पैसे आप दबा के बैठे हैं और बिल्डिंग बना के मुझे दे नहीं रहे हैं, हाउस बना के मुझे दे नहीं रहे हैं। लेकिन अगर मैंने जो है वो बैंक को, एनबीएफसी को पैसे दिए, किस लिए? कि मेरे पैसे और ज्यादा हो जाए, इसके लिए कहा। अगर ऐसा है तो वो बैंक और वो एनबीएफसी, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, वो कॉर्पोरेट पर्सन जो है वो नहीं कहलाएगा। आप कहिएगा सर वो कॉर्पोरेट पर्सन तो है, मैं कहा मना कर रहा हूं कि वो कॉर्पोरेट पर्सन नहीं है, क्योंकि वो भी तो कंपनी के फॉर्म में है। लेकिन इस एक्ट के तहत, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत वो कॉर्पोरेट पर्सन नहीं है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कहता है कि अगर कोई कॉर्पोरेट पर्सन ने आपसे पैसे लिए हैं और आप अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं तो हम आपको रिलीफ दिलाएंगे। अगर ये इन्होंने कहा तो उस केस में तो अगर हमारे पैसे एनबीएफसी के पास है तो भी रिलीफ दिलाएंगे। कहा नहीं, उसके लिए अलग प्रोविजन बना हुआ है। क्लियर है ये बात? क्योंकि यहां जो हम बात कर रहे हैं वो उस केस में कि या तो बिजनेस ऑपरेशन के दौरान, या तो जो है हमने जो है वो किसी ना किसी तरह से उनके पास डिपॉजिट किया जो कि बिजनेस के ही प्रोसेस से निकल करके आया। जैसे मकान बनाने के लिए आपने जो है वो, ध्यान से सुनिएगा, आपने पैसे दिए और आपने पैसे इसलिए दिए ताकि आपको क्या मिले? मकान मिले। लेकिन जरा सोचिए, वो जो कंपनी है, मान लीजिए आम्रपाली, नाम ऐसे नहीं ले सकते, चलिए कोई भी कंपनी है XYZ। अगर आपने XYZ नाम के कंपनी को जो है वो पैसे दिए कि वहां आपका 2 BHK 3 BHK का मकान होगा, आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गए। यहीं पे जो है वो आम्रपाली जो है या XYZ नाम की कंपनी, उसने जो है वो सीमेंट खरीदा, बालू खरीदा, छड़ खरीदा, ये सब सामान खरीदते हैं। जिनसे खरीदा होगा उनके भी पैसे बकाए हैं, उनको भी नहीं दिया है, वो क्या हो गया? ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गया। तो कह रहे हैं कि उन दोनों को रिलीफ दिलाने के लिए है। लेकिन यहीं पे जो है वो पैसे मैंने बैंक में जमा किए, उतने ही पैसे 20-20, 30-30, 50-50 करोड़ रुपए लोग लगाते हैं मकान के लिए, वैसे ही तो आप बैंक में भी जमा करते हैं। लेकिन बैंक में, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर किया तो वहां पे रिलीफ इसके जरिए आपको नहीं मिलेगा, किसी और के जरिए मिलेगा। यह बात क्लियर है? जब हम किसी न किसी तरह से किस कैटेगरी में आते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, तो हमें यहां रिलीफ मिलता है, जिसके तरीके हम देखेंगे। कहा फाइनेंशियल डेट का मतलब क्या है? कहा कि ये सारे के सारे चीज जो हैं वो आपके किस कैटेगरी में आ जाएंगे? डेट के कैटेगरी में। चाहे वो डेट हो, चाहे उस पे मिलने वाला क्या हो? इंटरेस्ट हो। मनी आपने बोरो किया है, इंटरेस्ट नहीं मिला है, या किसी तरह का एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, किसी सामान को आपने दिया कंपनी को, सामान के बदले में आपको पैसे मिलने थे, अभी तक आपके पैसे नहीं मिले, ये भी क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल डेट कहलाएगा। कोई भी जो है वो आपने जो है बॉन्ड, डिवेंचर या और कोई भी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट के जरिए आपसे क्या लिया गया है? फंड लिया गया है। कहा गया ये सब किस कैटेगरी में आ गया? फाइनेंशियल डेट में आ गया। सिंपल सी बात समझिए ना, किसी भी तरीके से अगर आपने किसी को भी कर्ज दिया है तो वो क्या कहलाएगा? आपका फाइनेंशियल डेट कहलाएगा। द अमाउंट ऑफ एनी लायबिलिटी, लीज और हायर परचेस कॉन्ट्रैक्ट, मशीन जो है वो आपने सामने वाले को दिया है, उस मशीन के बदले में हर महीने आपको 1 लाख रुपए आने चाहिए थे, नहीं आया, ये क्या हो गया? फाइनेंशियल। कहने का मतलब है जो भी पैसे आप तक पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे तो क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल डेट। आप कहिएगा सर ये तो समझना आसान ही था, इतना बड़ा लिख क्यों दिया? जरा सोचिए, अगर एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है तो हमें दिक्कत ना हो, बस इसके लिए लिखा है। और आसान शब्दों में तो मैंने बोला, किसी भी तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शन के दौरान अगर किसी के ऊपर आपका कोई बकाया है तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? फाइनेंशियल डेट कहलाता है। एनी परचेज एग्रीमेंट हैविंग द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग, रिसीवेबल सोल्ड और डिस्काउंट अदर देन एनी रिसीवेबल सोल्ड ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस। नॉन रिकोर्स बेसिस का क्या मतलब होता है वो देखिए। अगर मान लीजिए मैंने एक मकान गिरवी रखा और उस पे मैंने कर्ज लिया, अगर मैं कर्ज चुकता नहीं करूंगा, बार बार जहां पे मैं ध्यान देने बोलूं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन सब में मैंने बोला आसान चीज है, लेकिन देखिए नॉन रिकोर्स को गोला लगाया, रुक रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो आपको भी ध्यान देना है, क्योंकि पता चला कि एक छोटा सा लाइन यहां पे क्रिएट कर देगा। नॉन रिकोर्स बेसिस का मतलब होता है कि मैंने कर्ज लिया
और मैंने जो है वो कर्ज जो लिया वो मान लीजिए रिटायर हर्ट से लिया। वैसे तो ये मुझे एक ढेला ना कर्ज दे, लेकिन मान लीजिए कि मैंने बोला कि ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा, इन्होंने मुझे कर्ज दिया, 10 लाख रुपए कर्ज दिए। मैंने कहा कि 10% इंटरेस्ट हर साल दूंगा। इन्होंने कहा सर भरोसा नहीं। मैंने बोला ठीक है, मेरा जो मकान है, जो प्लॉट है, वो रख लीजिए गिरवी। मैंने कागज इनके हवाले कर दिया, मॉर्गेज कर दिया। अब अगर कल के डेट में मैं डिफॉल्ट करता हूं तो वो क्या करेंगे? प्रॉपर्टी बेचेंगे। लेकिन उस प्रॉपर्टी से जो बेच के मिले सो मिले, लेकिन फर्दर ये मुझसे कोई कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर वो कीमत कम हो गई प्रॉपर्टी की, या वो प्रॉपर्टी बिका नहीं, तो वैसे केस में ये नहीं कि मेरे ऊपर कंपनसेशन क्लेम कर देंगे कि आपके कारण, वसूली के कारण जो है वो सिर्फ 5 लाख आया और मेरे जो है 5 लाख का नुकसान हुआ, इतनी मुझे परेशानी हुई। इसको कहते हैं नॉन रिकोर्स बेसिस, जहां पे आपको चीजें तो मिलेगी बट यू कैन नॉट गो फॉर फर्दर कंपनसेशन के लिए आप नहीं जा सकते। आपके पूरे पैसे मिलेंगे, इस चीज का कहीं कोई वादा नहीं है। बस एक प्रॉपर्टी है, आप देख लो, समझ लो, अगर लगता है सही तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्या करो, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो है वो आप कर्ज हमें दे दो। तो दिस इज कॉल्ड नॉन रिकोर्स। कह रहे हैं कि इस तरीके से भी अगर आपने किसी से क्या किया है, आपने किसी को कर्ज दिया है, तो ये भी क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल डेट। कंपनी अक्सर ऐसा करती है, आपसे पैसे लेती है, प्लांट मशीनरी गिरवी रखती है और कहती है कि भैया जो भी आपका बकाया है वो किससे मिलेगा। ये नहीं कि डायरेक्टर के एक एक चीज नीलाम होंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं ऐसा तो दिस इज कॉल्ड रिकोर्स बेसिस। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा जब वो करेंगे तो इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या कर देंगे? कम कर देंगे। एनी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन ओनली द मार्केट वैल्यू ऑफ सच ट्रांजेक्शन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। कह रहे कोई भी और डेरिवेटिव्स भी, अगर आप सिक्योरिटी लो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो वहां पे डेरिवेटिव्स हमने डिस्कस किया था, जिसमें फ्यूचर, ऑप्शन, कॉल, पुट, इस तरह की चीजों को हमने देखा था। कह रहे हैं कि कोई भी, इसका मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए आप मार्केट से क्या ले रहे हैं? कर्ज ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, दिस ऑल कम्स अंडर फाइनेंशियल डेट में आएगा। Any counter indemnity obligation in respect of guarantee indemnity bond, letter of credit or any other instrument issued by bank or financial institution। आपने जो है वो किसी की जो है वो गारंटी ली, यानी कि आपने कर्ज लिया और आपके कर्ज को जो है वो, आपके लिए हुए कर्ज को जो है वो मैंने क्या किया? गारंटी किया। तो मैंने जो गारंटी किया है ये भी एक तरह का क्या है? डेट है। यानी कि अगर XYZ कंपनी से आपने कर्ज लिया है और आपके कर्ज की मैंने गारंटी दी है, तो फाइनेंशियल डेट उन्होंने आपको भी दिया और एक तरह से मुझे भी दिया है। रीजन ये है कि कल के डेट में अगर आप पैसे चुकता नहीं कर पाएंगे तो वो किनसे लेंगे? तो इसका मतलब जब आपने उनसे फाइनेंशियल डेट लिया तो इसका मतलब मैं गारंटर हूं, तो इसका मतलब मैंने भी क्या लिया हुआ है? फाइनेंशियल डेट। तो ये सारे के सारे चीज जो किसी न किसी तरीके से आपको जो है वो मनी प्रोवाइड करते हैं, चाहे डायरेक्टली, चाहे इनडायरेक्टली, चाहे किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, किसी बॉन्ड के जरिए या और किसी भी अरेंजमेंट के जरिए, वो क्या कहलाता है? फाइनेंशियल डेट। चाहे वो रिकोर्स बेसिस पे हो, चाहे वो नॉन रिकोर्स बेसिस पे। यहां पे बस देखिएगा, एक चीज बस इन्होंने हटाया है, रिसीवेबल सोल्ड और डिस्काउंटेड। बस किसको छोड़ करके? अदर देन एनी रिसीवेबल सोल्ड ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस। अगर कोई भी जो है वो आपका रिसीवेबल है, किस बेसिस पे है? नॉन रिकोर्स बेसिस पे, तो उसको फाइनेंशियल डेट में हम नहीं लेंगे। यही अगर रिकोर्स बेसिस पे है तो क्या लेंगे हम उसको? फाइनेंशियल डेट में लेंगे। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, ध्यान से इसको सिर्फ सुनिएगा। मैंने आपको कहा कि एनसीएलटी चाहती है, एजुकेटिंग अथॉरिटी चाहती है कि जो आपके पैसे हैं, जो आपके जो है वो पैसे लिया है कंपनी ने, वो आप तक मिले। मैंने आपको कहा इसके लिए सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा कि जो वहां पे मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए पहले उनको हटाइए। या तो उनके नियत में खोट है, और या फिर क्या है, या फिर वो इतने जो है वो कैपेबल नहीं है जिससे वो क्या कर पाए, जिससे जो है वो आपके पैसे को सही तरह से यूटिलाइज करके कंपनी को सही तरीके से प्रॉफिट दिला पाए। कहा कि अगर ऐसा स्थिति है तो उन्हें वहां से हटना चाहिए या नहीं? कहा चलो वो तो हट गया, लेकिन किसी और को वहां बिठाना चाहिए या नहीं? नालायक पायलट है, कम से कम बैठा हुआ तो है वहां पे, पता चला उसको भी उठा दिया और किसी को बैठाया नहीं। कहा तब तो पता नहीं और किस तरफ कंपनी जाएगी। तो इसके लिए इन्होंने कहा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और इसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को आगे डेफिनेशन में IRP कहेंगे, इंसॉल्वेंसी
रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये बेसिकली होते क्या है, अगर कोई जो है वो कंपनी सेक्रेटरी है और उसे 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है, तब वो जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है। जैसे मेरे केस में दिसंबर के बाद से, जो दिसंबर बीत गया है, 10 साल हो गए हैं मेरे सीएस हुए, तो अब मैं भी चाहूं तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो सकता हूं। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का मतलब यह हुआ कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं वो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सुपरविजन में काम कर रहे होते हैं, और उनका काम होता है कि जो भी आपके बकाए हैं वो बकाए आप तक क्या करे, पहुंचाएं। घबराइएगा नहीं, इसके लिए कंप्लीट अभी हम प्रोसेस देखने जा रहे हैं। और ये एजेंसी वो है जो एजेंसी आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है। कोई कंपनी सेक्रेटरी कब कहलाता है, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट बना हुआ है और कंपनी सेक्रेटरीज रेगुलेशन बना हुआ है। उसके तहत जब आप कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा करके जब मेंबरशिप लेते हैं तो आप क्या कहलाते हैं, सीएस। वैसे ही है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, कहा गया ए पर्सन एनरोल्ड अंडर सेक्शन 206, और कह रहे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का कि भैया ये वो हैं जो क्या करते हैं, जो है आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया क्या करते हैं, आपको जो है वो सीएस प्रोवाइड करते हैं, और आप सीएस तब कहलाते हैं जब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में आपका नाम जो है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। अब वो लिखा हुआ कैसे है, तो उसके लिए आपने जो क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं वो सारे एग्जाम्स क्या किए, क्लियर किए हैं। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, ये समझना बहुत आसान है, ये आप बड़े आराम से समझ जाएंगे जब हम लोग प्रोसेस में आएंगे। इसका मतलब है कि जब भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस होगा, यानी कि कंपनी की स्थिति खराब, लोगों के पैसे लेकर के बिल्डर भाग रहे हैं, लोगों के पैसे लेकर के उनको जो है वो मकान नहीं दे रहे हैं, ऐसे केस में मामला एनसीएलटी गया। एनसीएलटी ने जो है वो अपॉइंट किया एक होनहार पर्सन को, और वो होनहार पर्सन मान लीजिए अभी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, उसने काम करना शुरू किया, मीटिंग बुलाएंगे, सारा काम करेंगे, उस बीच में भी बिजनेस में खर्च होंगे या नहीं होंगे। कहा गया कि इस दौरान जो भी प्रोसेस में खर्च होगा वो क्या कहलाता है, हमारा इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। उस चीज को सेटल करने तक जो खर्चे आएंगे, जिसमें शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स की मीटिंग प्लस बिजनेस ट्रांजेक्ट भी करना है, किसी अथॉरिटी को भी शायद पैसे देने पड़ेंगे जो उस बीच का स्टैट्यूटरी ड्यूज आएगा, क्योंकि कंपनी बंद नहीं हो रही है, बस कंपनी के मैनेजमेंट को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, और उसकी जगह जो है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी यानी कि एनसीएलटी ने जिसको अपॉइंट कर दिया, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, वो कंपनी को चला रहा है, अपने तरीके से चला रहा है। तभी तो कहा गया कि एक कंपनी सेक्रेटरी ये हो सकता है। और मैं आपको बता दूं आज के डेट में 99% इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी हैं, ना वो चार्टेड अकाउंटेंट है और ना वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। रीजन ये है कि यहाँ पे लॉ के इतने ज्यादा प्रोविजंस होते हैं कि वहां वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन वहां तो फाइनेंस के भी मैटर होंगे, तो उनको राइट दिया हुआ है कि कंपनी के जैसे एमडी हैं, कंपनी का एमडी क्या सीएस, सीएमए, एमबीए सब किया हुआ होता है, नहीं, वो तो शायद अंगूठा छाप पढ़ना लिखना जानू ना भी हो सकता है। कह रहा है उससे तो ज्यादा अच्छा बंदा कौन है, हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अब वो हायर करेगा लोगों को, एमबीए वाले लोगों को, सीए को, और सीएस की रिक्वायरमेंट है उसको करे, जिसको जिसको रिक्रूट करना है। तो मुझे बताइए उस दौरान सबके पेमेंट जाएंगे और खुद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपना पेमेंट नहीं लेगा। ये सारी चीज जो है वो क्या कहलाते हैं, कॉस्ट कहलाते हैं। और आप देखिएगा अगर इंसॉल्वेंसी के दौरान चीजें नहीं सेटल हो पाई और कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ा, तो वही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो लिक्विडेटर बन करके जो है कंपनी के सारे एसेट्स वगैरह को बेचता है, और जो पैसा आता है उसमें सबसे पहले उसका पैसा दिया जाता है। नहीं तो पता चला कि वो लगातार काम कर रहा था और उसके पैसे ही ना मिले, तो ऐसे करते हुए कंपनी तो बाद में लिक्विडेट हो, सबसे पहले तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही भिखारी बन जाए। तो कहा गया कि कोई होगा नहीं जो कंपनी को क्या करेगा, रिवाइव कराने के बारे में सोचेगा। लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, ये सब आगे देखिएगा कि कैसे जो है लिक्विडेशन स्टार्ट होता है। लिक्विडेशन कॉस्ट का मतलब है कंपनी को खत्म करने के दौरान जो ऑक्शन होते हैं, जो भी प्रोसेस होता है, उसमें जो खर्च आएगा वो क्या कहलाएगा, लिक्विडेशन कॉस्ट। लिक्विडेटर कौन हुआ, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड एज व्हाट। अब देख रहे हैं सब जगह आप लिक्विडेटर भी बन सकते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी। ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले सीएस करना है, फिर 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद भी एग्जाम देना है,
और तब जाकर के आप ये बन सकते हैं। और एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को एक एक केस के दौरान कम से कम अगर कोई अमाउंट मिलता है तो वो सीआर में होता है। और इस समय इतने कम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं कि ओवर एंड एक्सेस ये ऑक्यूपाइड होते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ जो लोग होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत आती है, फाइन पेनल्टी भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत डिटेल में आप जानिएगा इनके बारे में जब गलती से मुलाकात होगी। प्रोफेशनल में ग्रुप 3 में एक पेपर है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, सिर्फ 100 नंबर का ये पेपर है। जब आप कहाँ पे आएंगे? प्रोफेशनल में। आइए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वो हुए जो क्या करते हैं, किसी भी तरह से कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के दौरान जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है वो क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। और देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपनी सेक्रेटरीज आर एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सब्जेक्ट टू मीटिंग द व्हाट। हाँ जी, इस वही स्टिपुलेटेड क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, हालांकि आपके कोर्स में वो क्राइटेरिया नहीं लिखना है, बस ऐसा ही आपसे शेयर किया कि 10 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है। इसे हम लोग कम करने वाले हैं क्योंकि कम मिल रहे हैं, मतलब 10 साल के एक्सपीरियंस और तब एग्जाम, इतने कंडीशन के बाद रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ही कम है। और आज की डेट में इतने सारे जो हैं वो समझिए इशू हैं, इतने सारे जो हैं वो समझिए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो है मारे मारे फिर रहे हैं और एनसीएलटी में पहुंच रहे हैं कि वो प्लान कर रहे हैं कि इसको क्या किया जाए, थोड़ा कम किया जाए ताकि और ज्यादा लोग इसमें क्या हो सके, इन्वॉल्व। फिलहाल उन्होंने यही कंडीशन रखा है। आइए, ये सारे के सारे रूल रेगुलेशन इस केस में एप्लीकेबल होते हैं, जिनमें से कुछ भी आपको नहीं, बस इस स्लाइड को देखना था और काम खत्म, क्योंकि ये रटने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। ये देखिए, ये सब नाम है सारे के सारे किस चीज का? रूल का। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। यहां जब भी मैं बोर्ड बोलूंगा तो वो कौन सा बोर्ड होगा? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत जैसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो अथॉरिटी हो गए सेबी, ठीक वैसे ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत ये अथॉरिटी होते हैं जो अपने चीजों को, यानी कि जो भी चीज कर रहा है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, उस पर नजर रखते हैं। ये भी रखते हैं और कौन? एनसीएलटी। ये दोनों ध्यान रखते हैं। अब कह रहे हैं कि कौन जो है वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन को प्रोसेस कर सकता है, कौन जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है? सीधी सी बात है, जो दुखी आत्मा है। यहां से आपका थोड़ा सा चीज शुरू होगा अब कि कैसे प्रोसेस को करते हैं। तो कहा कि जो क्या है, फाइनेंशियल या फिर क्या है, दोनों वर्ड क्लियर है, इसलिए हमने शुरू में ही डिस्कस किया। फाइनेंशियल क्रेडिटर, आपने मकान खरीदने के लिए जो है वो किसी भी XYZ नाम के कंपनी को दिया जो कि मकान बनाती है। उनका काम ही है मकान बनाना और लोगों को क्या करना, बेचना। तो आपके पैसे उनके पास और उन्होंने अभी तक आपको नहीं दिया, आपका स्टेटस क्या है? फाइनेंशियल क्रेडिटर। जब वो चीजों को बनाएंगे तो छड़, सीमेंट और बालू, इस तरह के चीजों को भी किसी से परचेज करेंगे। कम वक्तों ने उनका भी पैसा नहीं दिया। एक तो 20 मंजिला बनाना था, बनाया ही 4-5 मंजिला है अभी तक, और उसमें भी जिससे जो लिया है वो भी जो है वो पे नहीं किया है। तो क्या कहलाएगा? ऑपरेशनल। कॉर्पोरेट डेटर हमने पढ़ लिया है कि बड़े सारे लोग कॉर्पोरेट डेटर हो सकते हैं जिन्होंने किसी तरह का डेट लिया हुआ है। मे इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि वो अपनी फरियाद लेके आ सकते हैं। आप कहिएगा सर ये क्यों फरियाद लेकर के आएगा? कह रही है खुद परेशान है, इसे खुद रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, बट उसका जो है वो कंसर्न है, वो चाहता है चीजों को क्या करना, रिजॉल्व करना। मैंने जो है वो लोगों से पैसे ले लिए, बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया, अब खुद मैं चीजों को नहीं समझ पा रहा हूं कि कैसे आगे बढ़ूं। रीजन, मुझे अभी तक जो है वो 5 फ्लोर बना लेने चाहिए थे, मैंने 4 फ्लोर बनाए हैं, लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए कि आपने बोला था 5 फ्लोर हो जाएगा, अभी तक तो 4 हुआ, इसका तो आप गड़बड़ कर रहे हैं, हम अगला पैसा तब तक नहीं देंगे जब तक आप 5वां फ्लोर नहीं बना लेते। मेरे पास पैसा है नहीं, मैं करने को तैयार हूं, नीयत अच्छी है, लेकिन किसी तरह से फंड मिसमैनेज हुआ, जो भी हुआ, लेकिन मेरे पास 5वें फ्लोर के लिए है नहीं, अब करूं तो क्या करूं, मैं बनाना चाहता हूं। का ऐसे केस में वो भी आ सकते हैं कि भाई लोगों को कहिए कि एक बार भरोसा रखे कि वो हमें दे करके देखे, बस एक ही फ्लोर तो आगे पीछे हुआ है, हम उसे मतलब जो भी रहे। कह रहे हैं कि एक तो फाइनेंशियल क्रेडिटर और कौन हो सकते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर, और ये भी आ सकते हैं जिनका नाम है कॉर्पोरेट डेटर। अब यहां से शुरू होता है आपका थोड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट,
और ये है आपका रिजोल्यूशन प्रोसेस। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक जो भी आपने पढ़ा हुआ है बिल्कुल उस पे जो है वो माइंड पे स्ट्रेस मत दीजिएगा, क्योंकि जितने भी डेफिनेशन आपने सुने थे एक एक करके सब एकदम जो है वो बिल्कुल जो है वो मक्खन की तरह क्लियर होगा, क्योंकि वो यूज जब यहां पे होगा तो खुद ब खुद क्या आते जाएगा, क्लैरिटी। जरा सोचिए, किसी चीज का एप्लीकेशन नहीं देखें, सिर्फ क्या करें, डेफिनेशन देखे, तो उसमें दिक्कत होती है। और ऐसा दिक्कत आपको यहां तो नहीं होगा, लेकिन आपको बताऊं जीआईजीएल में आपका एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम आपका है इंफॉर्मेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आपके कोर्स में वो दे तो दिया गया है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन आपके मत्थे मार दिया गया। रीजन ये है कि आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है नहीं कि आपको वो पूरा का पूरा क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप चूंकि कंपनी में काम कर रहे होते तो उस दौरान दुनिया भर की चीजें आजकल लीक हो जाती है, आपका डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है, तो डेटा की ही तो चोरी हुई। फाइल चोरी होने पे देखते हैं कितना हंगामा मच जाता है। कंपनी से अगर ऑफिशियल फाइल चोरी हो गई, कह रहे ये ऑफिशियल फाइल ही तो है जो किस फॉर्म में है, वहां पे आपको जो है वो सारे के सारे क्या दिए हुए हैं, डेफिनेशन। और मजेदार बात सुनिए, जब बच्चों का जो है वो मन उबने लगता है वहां पे डेफिनेशन में, तो जो है वहां पे सिर्फ डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है, 3 मार्क्स, और कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में। इसीलिए हम लोग बच्चे को, देखिए मैंने आपको क्या बोला, आप सीएस कर रहे हैं, मेरे चाहने से तो कोर्स में से कुछ निकलेगा नहीं, जितना कोर्स है वो रहेगा ही। लेकिन यही अगर हम थोड़े मन से करेंगे तो जो जहां याद रखना है वो याद रख लेंगे, जो समझना है उसे क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन इस दौरान रिजोल्यूशन प्रोसेस के दौरान जितने भी आपने डेफिनेशन पढ़े हैं, कहीं भी किसी भी डेफिनेशन को रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब यहां पे अभी गो थ्रू होगा और सब खुद ब खुद एक दूसरे से कनेक्ट होता जाएगा। रिजोल्यूशन प्रोसेस की शुरुआत होनी है, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है। किस तरह का गड़बड़ घोटाला हुआ होगा, इसका मतलब है कि हमने कहीं पैसे दिए होंगे, हमारे पैसे नहीं मिले, यानी या तो हम फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं या हम क्या हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं। हम अपनी फरियाद लेकर के जाएंगे, ये बातें तो क्लियर है, ध्यान से समझिएगा ताकि यहां रटना ना पड़े। का ठीक है, देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक बार फटाफट खुद से पढ़ के देखिए तो समझ में आता है। स्टेप 1 फट से पढ़िए और तब बताइए। क्या बहुत बड़ा चीज है? पहला स्टेप, फाइनेंशियल क्रेडिटर या तो खुद से या बहुत सारे लोग मिलकर के। ये बहुत सारे लोग मिलकर के कौन होंगे? जिनका एक जैसा इंटरेस्ट होगा। आप सारे लोगों ने XYZ नाम के जो है वो कंपनी को मकान बनाने के लिए पैसे दिए थे, आप में से किसी के जो है वो प्लॉट का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो आप सारे के सारे लोग क्या हो गए? फाइनेंशियल क्रेडिटर। आप चाहे तो ज्वाइंटली, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, सेपरेटली। कहां फाइल करेंगे? एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग व्हाट? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, इसी को शॉर्ट में कहते हैं CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। आप ये नहीं कह रहे कि कंपनी को बंद कर दो, एकदम ध्यान से बातों को समझिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया यहीं से हम लिक्विडेशन पे पहुंच जाएंगे। अभी रिजोल्यूशन प्रोसेस है, देख लीजिए क्या पढ़ रहे हैं हम, लिक्विडेशन पढ़ रहे हैं नहीं, रिजोल्यूशन प्रोसेस। और रिजोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है? समाधान निकालना, किसी भी तरह से उस चीज को क्या करना, रिजॉल्व करना। तो भाई रिजॉल्व क्यों करने जा रहे हैं? आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, आप कहते हैं कि भाई आप कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरुआत कीजिए और हमारे समस्या का समाधान कीजिए। लेकिन ये कहने के लिए आप जो आएंगे किसके पास आएंगे? जिसको यहां पे हम क्या नाम दे रहे हैं, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। आ गया एक डेफिनेशन जो हमने पढ़ा था, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी है NCLT, वहां पे हम जा रहे हैं। किनके अगेंस्ट जाएंगे ये बताइए? जिन्होंने हमसे पैसे लिए, यानी बिजनेस के दौरान पैसे लिए और चीजों को पूरा, अब उसी को हमने क्या बोला था, याद कीजिए,
कॉर्पोरेट डेटर। तो अब आपको वो पिछला चीज रिकॉल करना क्या हो जाएगा, आसान। इसीलिए कभी भी अगर कोई चीज बता रहा हूं और आपको लगे कि सर लगातार डेफिनेशन चल रहे हैं, तो थोड़ा सा शुरू में बताना जरूरी रहता है, ताकि अब यहां पे हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमें फाइनेंशियल क्रेडिटर भी पता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर किसके अगेंस्ट जाएगा, कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट। किसके पास जाएगा, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। किस बात के लिए जाएगा, क्या करो, कंपनी को खत्म कर दो। हाँ जी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस क्या करो, और स्टार्ट करने का मतलब कि हमारे समस्या का समाधान करो। आसान शब्दों में बात यही हुआ, लेकिन हमें ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम रिक्शा वाला नहीं है, हम जनरल नॉलेज नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। किया हमने रिक्वेस्ट, हम तो रिक्वेस्ट करेंगे और एजुकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी बेल्ला बैठा हुआ बोलेगा अब भी कर देते हैं, या कुछ छानबीन करेगा, मौका भी देगा जो हमारे डेटर हैं, कॉर्पोरेट डेटर। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए तरीका, पहले एप्लीकेशन में देखे भी तो कि क्या सही में फ्रॉड हुआ था, या एमी मुंह उठाए और मौका मिला और चले आए। तो देखिए, सोचिए क्या क्या होना चाहिए। एक तो पहले आप बताएंगे कि देखो भाई, हमें इस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल पे भरोसा है। जब भी कोई भी सीएस, सीए या सीए में जो भी है, वो जब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाता है तो उसका नाम वेबसाइट पे रहता है। आज के डेट में आप सर्च करना चाहें कौन कौन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है तो आपको दिख जाएगा। आप अपने चॉइस पे ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप ऑप्ट करेंगे और उनसे क्या लीजिए, कंसेंट लीजिए कि क्या आप हमारे केस में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनने को तैयार हैं। और अगर वो कहते हैं हाँ, तो आप उनका नाम क्या कीजिए, एप्लीकेशन के साथ डालिए कि भाई इनके निगरानी में हमारा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। आपने ये एप्लीकेशन दिया। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर आप एजुकेटिंग अथॉरिटी हैं तो क्या क्या बात देखेंगे, जरा सोच करके देखिए। सबसे पहले एप्लीकेशन में आपने फ्रॉड बोला है, कुछ तो एविडेंस दीजिए फ्रॉड का, या ऐसे ही कंपनी को परेशान कर रहे हैं। दूसरा, आपने जिस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को कहा है कि ये बड़े अच्छे हैं, इन पे हमें भरोसा है, पता चला कि उन्हीं के ऊपर 2-4 केसेस हो, पॉसिबल। तो कम से कम मिनिमम इतना तो हम देख लें कि सही में फ्रॉड है, और जिनके ऊपर आपने भरोसा जताया है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, उनके ऊपर किसी तरह का एलिगेशन नहीं है। और बहुत सारी बात होगी, लेकिन द फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल अलोंग विथ एप्लीकेशन क्या देंगे, देखिए रिकॉर्ड ऑफ व्हाट, और एविडेंस नहीं दीजिएगा कि भाई क्या डिफॉल्ट हुआ, तो आप बताइएगा ना, ये देखिए रिसीट, और ये देखिए हमारा बिल्डर्स बायर्स एग्रीमेंट, जिसमें लिखा हुआ है कि जुलाई में आपको मकान मिल जाएगा, जुलाई 2017। आज 3 साल बीत गए, आज तो 20 हो गया, फिर भी नहीं आया, तो हुआ ना 3 साल। तो आप कहीं तो दिखलाइए, वो बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट दिखला दीजिए, और आपने जो पेमेंट किया उसका रसीद भी तो मिला होगा, या रिसीट नहीं मिला होगा, वो भी साथ में क्या कीजिए, वो भी दिखलाइए। दिया आपने। द नेम ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, अब देखिए यही रिजोल्यूशन प्रोफेशनल थे ना, क्या ये अब हमें समझ में नहीं आ रहा ये कौन है। कहा कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वो है जिन्होंने एक क्वालिफिकेशन लिया, और क्वालिफिकेशन लेने के बाद उनको स्टेटस मिल गया, किसका, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब आप कहिएगा सर ये समझ में नहीं आ रहा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन हुए, तो मैंने फिर आपको समझाया। कैसे आप कह देते ये सीए है, कैसे आप मुझे कह देते सीएस है। इसका मतलब है कि मैंने वो एग्जाम पास किया, उस बॉडी से लाइसेंस लिया, तब मेरा स्टेटस सीएस का हुआ। ठीक ऐसे ही यहां पे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का मतलब हुआ कि जिन्होंने वो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है। आपने उनका क्या नाम दे दिया, और उनको कैसे बोला वो एक्ट करने के लिए, एज एंट्रीम वर्ड क्यों दिया गया वो सुनिए। क्योंकि हो सकता है प्रोसेस करने के दौरान बाद में हो सकता है आप जो है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को क्या कर दें, शायद चेंज भी कर दें, लेकिन अभी शुरुआती तौर पे इनको ही रखा है। कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि इनको चेंज करना जरूरी है, लेकिन आप चाहें तो इनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए नाम क्या दे दिया इसको कि भाई ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है यही हमारे एंट्रीम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, अभी शुरुआत यही करेंगे, कल को देखेंगे यही कंटिन्यू करेंगे, या और भी लोग भी तो होंगे। अभी तो कुछ लोगों ने अप्लाई किया है, हो सकता है बाद में जब पता चले ये 4 लोगों ने मिलकर के एप्लीकेशन दिया। सारे लोग थोड़ी इनिशिएटिव लेते हैं, सारे जो हैं वो बायर जो हैं 4-5 लोग लेते हैं, उसके बाद सबको पता चलता है।
अब कैसे पता चलेगा, वही तो हमें देखना रहेगा। तो सब धीरे धीरे क्या होंगे, आना शुरू होंगे। एनी अदर इंफॉर्मेशन, अगर कुछ और भी इंफॉर्मेशन है तो दीजिए। यानी कि देखिए मेन दो इंफॉर्मेशन आपने दिया, डिफॉल्ट का क्या दिया, एविडेंस, और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम बताया, जो आपके क्या होंगे, एंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होंगे, दे दिया आपने। अब देखिए एनसीएलटी यानी कि एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, बार बार लिख रहा हूं एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ध्यान रखिएगा। यहां पे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में एनसीएलटी के उस पर्सन को किस नाम से जानते हैं, ऑल्दो इट इज अपॉइंटेड बाय हुम, एनसीएलटी। तो इसीलिए कहीं बार बार एजुडिकेटिंग अथॉरिटी है तो कंफ्यूज नहीं, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी अलग अलग जगह अलग अलग है। देखिएगा जब मैं आपको फेमा पढ़ाऊंगा, यानी कि जो ग्रुप 2 में रहते हैं, यानी कि ये आपका जो है वो पार्ट ए है, वहां पे एजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, तो अलग अलग लोग होते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि कितने दिनों के भीतर, जब से इनको रिक्वेस्ट मिला उसके 14 डेज, यहां पे टाइम बाउंड काम होता है, इसीलिए यहां पे इंसॉल्वेंसी जो है वो प्रोसेस को इन कराया गया। नहीं तो अगर यही मामला कोर्ट और बाकी जगह चला जाए 14 डेज में, ये काम होने की जगह वहां तो उस समय फाइल वर्क ही चल रहा होगा कि इसे एक्सेप्ट करे क्या करे। कह रहे 14 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन एसर्टेन, किस चीज का, क्या वास्तव में डिफॉल्ट है। यह भी तो हो सकता है कि अभी आपने ही पूरे पैसे नहीं दिए हैं, तो वो पहले क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कि क्या सही में डिफॉल्ट है। किस चीज से डिफॉल्ट वो देखेगा, फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने इंफॉर्मेशन दिया, आपने एविडेंस दिया उनके बेसिस पे, और ऑन द बेसिस ऑफ अदर एविडेंस फर्निश्ड बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर, या और जो आपने अदर इंफॉर्मेशन, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है एनी अदर इंफॉर्मेशन, यानी आपके दिए हुए इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पहले डिटरमाइन करेगा कि भैया प्राइमा फेसिया डिफॉल्ट है या डिफॉल्ट नहीं है। मान लीजिए तो क्या करेंगे, वो आपको लेटर वापस देंगे और बोलेंगे, डिसमिस करेंगे केस को कि यहां पे कहीं भी कोई डिफॉल्ट नहीं है। और भी आगे एक बात है जहां डिसमिस करते हैं। चलिए अब कह रहे हैं कि अगर सेटिस्फाइड है किस चीज को लेकर के, कि डिफॉल्ट हुआ है और एप्लीकेशन क्या है, कंप्लीट है, और तीसरी बात, आपने जिस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को रखा है उनके ऊपर कोई भी क्या नहीं है। आप कहिएगा सर ये क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे सीएस हैं जिनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन का केस चल रहा है, उनके ऊपर खुद सीए इंस्टीट्यूट की हुई है। सत्यम के केस में जो सीएस इन्वॉल्व थे उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, लकीली सीएस इन्वॉल्व नहीं थे, सीए की डिग्री चली गई, लाइसेंस चली गई, ही इज नो मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट। कह रहे हैं कि ऐसे ही जो है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के ऊपर, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी और जो बॉडी है, क्या उन्होंने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट किया हुआ है। कहने का मतलब है कि क्या उनके ऊपर कोई केस चल रहा है। अगर 3 चीजें हमें मिल जाए, पहला चीज क्या है, एप्लीकेशन सही तरह से फिल होना चाहिए, दूसरा क्या मिले, डिफॉल्ट है, और तीसरा जिस आपने आईआरपी का नाम दिया है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो आपके इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं, उनके ऊपर कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, केस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, डिफॉल्ट हैज अकर्ड और एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट और डिसिप्लिनरी एक्शन गोइंग ऑन, तो क्या कर देंगे, रिजेक्ट सच एप्लीकेशन। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, एडमिट। अभी एप्लीकेशन एडमिट किया, प्रोसेस अब शुरू करेंगे, और अगर ये निकला तो क्या कर देंगे, रिजेक्ट। लेकिन याद रखिए रिजेक्ट करने से पहले आपको जो है वो कम से कम कितने दिनों का देंगे, 7 दिनों का नोटिस देंगे कि भाई आप बताइए कि आपको इस मैटर पे कहीं कुछ कहना है, और अगर ये चीज आप कितने दिनों के भीतर 7 डेज में रिप्लाई देते हैं और सुटेबल रिप्लाई है, आपके बात से वो सहमत है, तो दोबारा उसे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये जस्टिफिकेशन नहीं है, तो क्या कर देंगे, एप्लीकेशन रिजेक्ट। आराम से घर में बैठिए, आपने जो सोचा था कि रिजोल्यूशन प्रोसेस, वो यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या दिया, एप्लीकेशन, किसने दिया, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने, अकेले दिया या साथ में क्या किया, मिलकर के दिया। जब ये एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन के साथ क्या लगाएंगे, एविडेंस लगाएंगे। इस एविडेंस में क्या रहेगा, डिफॉल्ट का एविडेंस रहेगा, साथ ही साथ क्या नाम, कौन सा नाम देंगे,
नेम ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का, और साथ ही साथ अदर इंफॉर्मेशन। और ये अदर इंफॉर्मेशन किस पर्पस के लिए? इस पर्पस के लिए कि भाई आप इन चीजों के बेसिस पे चीजों को तय कर सकते हैं। किनके पास पहुंचाइए? एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। आदत डालेंगे ये ताकि सही लिख सकें। एनसीएलटी में बड़े सारे चीज हैं, यहां पे किसको ये जिम्मेदारी दी? एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो यहां पे एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या किया? चीजों को देखा। देखने के बाद जो है अगर उन्हें लगा कि एप्लीकेशन पूरे तरह से क्या है, एकदम कंप्लीट है, दूसरा डिफॉल्ट है, तीसरा कहीं पे भी जो है इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अभी जो है उनके ऊपर किसी तरह का कोई डिसिप्लिनरी एक्शन का केस नहीं है, तो एक्सेप्ट करेंगे। याद रखिए एक्सेप्ट अभी प्रोसेस का ही पार्ट है, अब आगे देखेंगे वो करेंगे क्या आकर के। अभी तो पहले चीज तो एक्सेप्ट हो, इसके बाद अगर इन तीन में से कोई भी कमी लगा तो रिजेक्ट। रिजेक्ट करने से पहले आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे, 7 दिन का समय देंगे आपको अपनी बात रखने का। क्लियर है यहां तक? बढ़े अगले स्टेप पे। द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस किस दिन से कमेंस माना जाएगा? जिस दिन आपने एप्लीकेशन दिया था उस दिन नहीं, जिस दिन क्या हुआ था, यानी कि जिस दिन उसको क्या किया गया था? एडमिट किया गया, एक्सेप्ट किया गया, उस दिन से जो है वो अब प्रोसेस क्या माना जाएगा? स्टार्ट माना जाएगा। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो गया आपका? इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। एजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल कम्युनिकेट द ऑर्डर टू फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड द कॉर्पोरेट डेटर। दोनों को, किनको किनको? भाई जिन्होंने रिक्वेस्ट किया उनको, जिनके अगेंस्ट रिक्वेस्ट था उनको। विद इन हाउ मेनी डेज? 7 डेज ऑफ एडमिशन और रिजेक्शन, दोनों ही केस में। अगर रिजेक्ट कर दिया तो भी बता देंगे कि आपके ऊपर आया था केस, हमने रिजेक्ट कर दिया। आपने केस किया था, हमने रिजेक्ट कर दिया। आपने रिक्वेस्ट किया था, रिजेक्ट कर दिया। आपके अगेंस्ट आया था, हमने रिजेक्ट कर दिया। एक्सेप्ट हुआ तो भी आपने रिक्वेस्ट किया था, हमने क्या कर लिया? एक्सेप्ट। आपके अगेंस्ट आया है, हमने उसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। कितने दिनों के भीतर? 7 डेज के भीतर। क्लियर? एन ऑपरेशनल क्रेडिटर में ऑन द ऑकरेंस, अब देखिए पिक्चर में कौन आ रहा है? अभी तक कौन था? अब देखिए इनको भी मौका दे रहे। में उनकी चॉइस है। ऑन द ऑकरेंस ऑफ अ डिफॉल्ट क्या करे? डिलीवर अ डिमांड नोटिस। इनके केस में हमेशा डिमांड नोटिस बोला गया डिलीवर करने के लिए। किस चीज का? ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेटर कॉपी ऑफ एन इनवांस डिमांडिंग व्हाट? पेमेंट ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन द डिफॉल्ट टू द कॉर्पोरेट डेटर। कहा गया कि इनको, मुझे एक चीज बताइए, अगर मैंने जो है कोई बिजनेस शुरू किया और आपसे रॉ मटेरियल मंगाया और आपके पैसे मैंने नहीं दिए, आप मेरे ऊपर डिमांड नोटिस भेजिएगा या नहीं भेजिएगा, या सीधे कोर्ट में जाइएगा? अरे भाई पहले पेमेंट डिमांड नोटिस तो भेजिए और मुझे उसे क्या करने दीजिए, या तो डिनाई करने दीजिए और या रीजनेबल टाइम में मैं आपको रिप्लाई नहीं देता हूं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है उनको क्या करना पड़ेगा? डिमांड नोटिस जो है भेजना पड़ेगा कि भाई इतने पैसे मेरे बनते हो, और सुन तो लीजिए उधर से वो क्या कह रहा है। आइए ना, उसके बाद दरवाजा तो खुला हुआ है, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपको मौका तो देंगे, लेकिन पहले एक बार बता पूछिए तो कि आखिर उनका क्या कहना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी आपको सामान खराब मिला है, सर्विसेज गड़बड़ मिला है, आप सीधे नहीं आ सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको? आपको पहले उस पर्सन को कहना पड़ेगा कि आपने सामान जो दिया था वो गलत है। अब सुनिए तो वो क्या कह रहे हैं, आपने कहा सामान गलत है, वो कहते हैं सॉरी सामान बदल देते हैं। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आइएगा, वो कहता है नहीं मैं नहीं बदलूंगा, मैंने कब बोला था बदल दूंगा। तो आप उसको कहते हैं ये देखो वारंटी पेपर या ये देखो गारंटी पेपर जिसमें आपने लिख के दिया कि 1 साल तक कुछ भी होगा तो रिप्लेस कर दूंगा। अब अगर मना करता है तब ना आप जाएंगे। तो वैसे ही करें, जो बकाया है उसके लिए क्या कीजिए, पहले डिमांड नोटिस दीजिए। ठीक है। द कॉर्पोरेट डेटर शैल विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज? 10 डेज क्या करे? उनको क्या मिल गया है? डिमांड नोटिस मिला है। 10 दिन के भीतर क्या करे? एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिस्प्यूट इफ एनी, जो भी उनके ऊपर पैसे बनते हैं उसके जो है sending an attested copy of the record of electronic transfer of unpaid amount from the bank account of the corporate debtor। कह रहे हैं कि 10 दिन के भीतर
आप एजुकेटिंग अथॉरिटी को ये बता दीजिए कि ये देखिए हमने क्या किया है, हमने उनको जो है वो पेमेंट कर दिया है, ये देखिए उसका इलेक्ट्रॉनिक इमेज। ये वर्ड इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्यों बोला गया? क्योंकि आज की डेट में ज्यादातर पैसे जो हम ट्रांसफर करते कैसे करते हैं, आरटीजीएस या नेफ्ट करते हैं। तो कह रहे हैं कि आप 10 दिन के भीतर क्या कीजिए, पेमेंट करके उसका एक कॉपी जो है वो भेज दीजिए, ताकि ये आपका जो प्रूफ हो जाए कि उन्होंने डिमांड किया और आपने डिमांड को क्या कर दिया, मेड गुड कर दिया। या by sending an attested copy of record that the operational creditors has encashed a check issued by the, या तो हमने उनको चेक दिया और चेक को उन्होंने क्या कर लिया। मुझे एक चीज बताइए, चेक के कैश में इन कैश वर्ड क्यों बार बार डाल रहे हैं चेक के केस में? अगर हमने बैंक ट्रांसफर किया है तब तो ये बात नहीं लिखा हुआ है, बस कह रहे हैं कि उसका इमेज दे दो। लेकिन चेक के केस में कह रहे हैं ये प्रूफ दो कि उसने क्या कर लिया है, इन कैश। ये क्यों? हाँ, चेक के केस में इन कैश वर्ड क्यों यूज कर, एक बार जरा सोच के बताइए तो। यही तो मैं कह रहा हूं, क्यों उनकी मर्जी वो ना करे, मैं तो देने का मालिक हूं ना। मैंने आपको चेक दिया, आप इन कैश ना करें तो मेरे ऊपर इंसॉल्वेंसी का केस शुरू हो जाए। नहीं, हमें तो कह रहा है कॉपी देने के लिए मांग रहा है कि मैं साबित करूं। हाँ, कह रहे थे आप कुछ? क्योंकि चेक जब आप देते हैं, तो जब आप चेक देते हैं तो उसमें एक इशू ये आता है कि आपने तो चेक दे दिया, कहीं बाउंस हो गया तो। सिर्फ चेक देना, देखिए नेफ्ट के केस में ऐसा नहीं है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। नेफ्ट के केस में तो जब तक आपका ट्रांजैक्शन डन नहीं होता तब तक ये थोड़ा आएगा द अमाउंट ऑफ दिस सक्सेसफुली ट्रांसफर टू दिस अकाउंट, उसमें तो सब लिख करके आ जाता है। और ये तब आएगा जब आपका क्या हो चुका है, आपके अकाउंट में पैसे थे और आपने किसी को दे दिए। लेकिन आपके अकाउंट में पैसे नहीं तो क्या चेक इशू नहीं कर सकते हैं? चेक इशू करने के लिए तो चेक बुक होना चाहिए। हाँ, वो चेक क्लियर हो इसके लिए अकाउंट में क्या होने चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये कहा है। चलिए, तो कितना समय दिया इनको हमने और क्या बोला, प्रूफ दे दो। अब देखिए कौन अपॉइंटेड थे, शुरू में हमने किनको अपॉइंट किया था, कुछ नहीं, जिसको शुरू में जिस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करते उनको क्या बोलते हैं, एंटरिम। द एंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। मैनेजमेंट पे कंट्रोल किसका, आईआरपी का। एंड बिकम इन चार्ज ऑफ डे टू डे अफेयर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। सारे गए, रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला, आजिम हसन प्रेम जी, एक बार अगर अपॉइंट हो गए तो वो सब अपनी जगह से खाली। इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी बेइज्जती होती है, हाथ पैर वो जोड़े रहते हैं कि किसी तरह से आईआरपी अपॉइंट ना हो, क्योंकि आरपी अपॉइंट होने का मतलब एक एक पैसे के लिए मोहताज है। अब रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला का सिग्नेचर नहीं बैंक में चलेगा, आईआरपी का चलेगा। उस बीच में आईआरपी जितने का चेक काटेगा वो बैंक क्लियर करेगा, सिर्फ और सिर्फ कंपनी वही करेगा जो आईआरपी कहेगा। खुश मत होइए, इसीलिए आईआरपी एक छोटा सा गड़बड़ी करता है तो लाखों का पेनल्टी है। कहा गया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो चौधरी नहीं बनना है, सही तरीके से काम करके जो है मसले को क्या करना है, खत्म करना है। ये नहीं कि पावर मिला तो पहले तो चैन से जी लेते हैं। जरा देखिएगा, टाइम दिया हुआ है, इतने टाइम के भीतर खत्म करना, 180 दिन के भीतर, वरना जो दौड़ा दौड़ा करके पीटते हैं एजुकेटिंग अथॉरिटी, यू कांट इमेजिन। तो देखिए मैंने साफ साफ बोला है, जहां पैसा ज्यादा, एलओडीआर जब मैं आपको बता रहा था तो कंप्लायंस ऑफिसर एक कौन बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ
कंपनी सेक्रेटरी, लेकिन फाइन पेनल्टी भी है, ज्यादा नहीं है, 25 करोड़ तक का ही फाइन पेनल्टी है, और सिर्फ जो है वो 10 साल तक के लिए जो है फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन, पोसंपा भाई पोसंपा है। तो जहां पे जो है वो रिस्क है वहीं पे ज्यादा आपका क्या आता है, रिवॉर्ड। तो बस इसीलिए तो थोड़ा पढ़ना रहता है, तभी तो बोला गया अभी कितने साल बोला जा रहा है, 10 साल कम से कम, क्योंकि आप अभी सीएस बन जाएंगे 1 साल में तो आपको तो पहले यकीन ही नहीं होगा, चीटी काटना पड़ेगा कि आप क्या हैं, सीएस है। मेरी बिटिया कल नाटक कर रही थी, उसको बहुत अच्छा बैग उसके चाचा ला करके दिए, तो जब खुश होती है गजब मायावी है, मतलब आपको ऐसा ऐसा माया देकर के आपसे काम निकलवा लेगी, आपको अंदाजा नहीं लग सकता। तो जब उसे बैग मिल गए तो चाचा से खुश, आज तो ना मम्मी है ना पापा है, सिर्फ कौन है, चाचा है। मेरे छुन्नू चाचा तो ये वो कितने अच्छे चाचा हैं, ऐसे चाचा तो दुनिया में किसी और के नहीं हो सकते। यही डायलॉग जो कल मुझे इतने अच्छे पापा कोई नहीं हो सकते हैं, वो आज इतने अच्छे किसी के क्या नहीं हो सकते हैं, चाचा नहीं हो सकते हैं। चाचा एक बार जरा मुझे चीटी काटना, तो मैं कहीं सपने में तो नहीं हूं कि ये बैग मेरे पास आ गया है, वो नहीं प्रिंसेस उनसेस वाला बना हुआ चाहिए, पिंक कलर का, खास करके अगर ऐसा ऐसा रहे तो चीटी काट के देखना तो मैं होश में हूं या नहीं। तो वैसे ही जो है पहले तो आप बोलेंगे चीटी काटो या मुझे छोड़ा भोंक दो कि सही में जो है वो सीएस बने या नहीं, पता तो चले, चीटी काटने से भी नहीं यकीन हो रहा है नहीं, साइड में कहीं पे सेफ साइड में चलेगा। तो कह रहे हैं कि आईआरपी जो है वो काम शुरू किया, सारा मैनेजमेंट किसके कंट्रोल में, क्या सारे चीजों को बेचना है। याद रखिए मामले को रिजॉल्व करना, बड़े ध्यान से समझिएगा, इसी से इन कर जाऊंगा मैं लिक्विडेशन में। कह रहे हैं कि नहीं, प्रयास क्या है, रिजॉल्व करना। अब रिजॉल्व कैसे कर रहे हैं वो देखिए, देखिएगा ना, एक ऐसा भी नौबत आएगा जब रिजॉल्व नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे, मार डालेंगे कम बखत को। ही मे अपॉइंट प्रोफेशनल्स लिखा हुआ है एंड कंसल्टेंट टू सपोर्ट हिम इन हिज ड्यूटी। अब रतन टाटा आप हैं, आप अपने मदद के लिए और सीएस को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट। याद रखिएगा पेनल्टी सिर्फ आपके ऊपर आएगा, जो को आपने किया है उनकी भी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, आपके ऊपर। हाँ जी, ये नहीं पता, अगर डिसिप्लिनरी एक्शन के कारण आपके ऊपर कोई भी जो है पेंडिंग केस है तो आप नहीं आ सकते हैं। अगर आपको फाइनली क्लीन चिट दे दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया, या जितना पेनल्टी बनता था वो दे दिया गया और कहा गया कि हम पुराने चीजों को खत्म कर रहे हैं, तो ठीक है कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्टेटस क्लियर नहीं है तो आपको वो अलाउ नहीं करेंगे। कुछ केसेस में होता है एक बार अगर आपने किया, आप वो काम दोबारा नहीं कर सकते, यानी कि आप दोबारा इस वर्क में नहीं आ सकते। कहा नहीं, ऐसा पेनल्टी था जो आपने मॉनेटरी पेनल्टी था दे दिया, आगे आप काम कर सकते हैं। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ आईआरपी क्या है वो देखिए। सबसे पहले जो है वो पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा कि क्या शुरू हो गया, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, इनवाइट क्लेम फ्रॉम। आप बोलिएगा क्रेडिटर्स को क्यों बुला रहा है, मैंने तो आपको बोला 4 लोग मिलकर के केस फाइल किए थे, कंपनी का नाम XYZ है, जिसमें उन्होंने जो है वो टोटल 1200 जो है वो बायर्स को बोला था कि क्या देंगे, मकान देंगे, जिसमें से पहले 5-6 आए हुए हैं, बाकियों को ना बुलाएं। कहा गया कि इसीलिए इनवाइट करेंगे कि किसी और का भी क्लेम है, भाई देखो अभी इतने आए हैं और किसी का क्लेम है। गेट वैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स डन, जितने भी जो है वो आप लोगों के क्लेम है सबको कैलकुलेट करेगा, येलो के कितने तो नीले के कितने, पीले के कितने, सबके जो है वो क्या करेगा, वो कैलकुलेट करेगा। ये सब जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो इन सब का कैलकुलेशन करेंगे। ऑन रिसीट ऑफ क्लेम, आ गए सबके क्लेम। द interim resolution professional shall verify the claim and make list of accepted claims। कुछ क्लेम ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद एक्सेप्टेड ना हो सकता है कि एक बंदा, आप लोग सारे के सारे के एक्सेप्टेड हैं, लेकिन मान लीजिए कि हमारे सबसे पीछे जो ब्लैक है, इन्होंने जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट दिया लेकिन तीसरा नहीं दिया, 5-5 लाख का 2 इंस्टॉलमेंट दिया और तीसरा नहीं दिया, और ये तीसरा इंस्टॉलमेंट इनको आज से 2 साल पहले देना चाहिए था लेकिन इन्होंने समय पे नहीं दिया था। तो इस केस में ये जो है वो सही जो है वो क्रेडिटर नहीं है, इनके क्लेम जो है वो एक्सेप्ट,
क्योंकि क्लेम उसी का एक्सेप्ट होगा ना कि आप लोगों ने कहा था कि 10 मंजिले तक बनने तक जितने पैसे लगते हैं वो सब हम दे देंगे, दे दिया था आपने। 10th फ्लोर उन्होंने बनाया, आपने वो सारे पैसे क्या कर दिए, दे दिए, लेकिन इनका 2 लाख बचा रह गया। तो क्या ऐसे केस में जो है इनको हम उस लिस्ट में शामिल करेंगे? नहीं। तो ऐसे ही जो है वो लिस्ट तो बड़े लोगों के आएंगे, उसमें से हम क्या लेंगे, एक्सेप्टेड क्लेम का लिस्ट तैयार करेंगे। उसके बाद ऑल्सो प्रिपेयर एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग प्रिस्क्राइब डिटेल ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स, कि कॉर्पोरेट डेटर्स के कौन कौन से एसेट कहां पे हैं, किस तरह से लोकेटेड हैं। इसका मतलब अब प्रोसेस शुरू हुआ, हमने सारे लोगों को नोटिस भेजा, संदेशा भेजा कि आओ आओ, जिनके जिनके क्लेम में सब आकर के क्लेम क्या करो, अभी बताओ, तभी तो हम उस क्लेम के अकॉर्डिंग जो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो भी एक्सेप्टेड क्लेम है उस क्लेम का हम क्या बना लेंगे, लिस्ट बना लेंगे। और लिस्ट बनाने के बाद अगला काम जो होता है वो देखिए, अब कंपनी को चलाएंगे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और किनके साथ मिलकर के, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। आप ही में से जो है वो क्या बनेंगे, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनेंगे, क्योंकि आप तो 1200 लोग हैं, आप ही लोगों में से जो है वो क्या बनेंगे, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कितने दिनों के भीतर, 30 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस द IRP। देखिए यहां में है या शैल है, शैल कंस्टिट्यूट ए कमिटी ऑफ क्रेडिटर which primarily consist of all financial creditor of the corporate debtor। सबको शामिल किया। The committee of creditors at its first meeting, अगर उनको लगता है कि जिस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को आपने पहले चुना था या तो उसी के साथ कैरी कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आपके जो पैसे बनते हैं वो अपना लीजिए, यहां से हम किसी और को चुनेंगे। रीजन क्या है वो सुनिए। आप 4 लोगों ने मिलकर के मुझे चुना था IRP। IRP में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल तो कॉमन है, लेकिन I स्टैंड फॉर इंटरिम, तो आपने चुना था। लेकिन जब मैंने जो है वो इनविटेशन दिया और लोग आए, तो इन 4 के अलावा बाकी लोग भी आए, और अब 30 दिन के भीतर मुझे क्या करना था, कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाना था, बना दिया मैंने। जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनी तो इनका पहला काम है कि हमारे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होंगे, तो ये 4 कहते हैं यही तो हैं, इन्होंने ही तो सारा प्रोसेस शुरू किया है। तो ये कहते हैं हमें इनका चेहरा पसंद नहीं है, हटाओ इन्हें। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत धमकाते हैं, बहुत बोलते रहते हैं, इन्हें हटाओ। तो कहा ठीक है भाई। फिर जो है अब तो डिपेंड करता है किसके कितने जो है वो वोट है। आप कहिएगा सर वोट यहां कैसे होगा, पैसे कितने हैं, इनके 10 लाख बकाया है, इनके 5 लाख 20 लाख, ऐसे 1 लाख से ज्यादा था, सबके मिलकर के केस तो फाइल हो गया क्योंकि 1 ही लाख होना जरूरी था। लेकिन इन लोगों के मिलकर के हो रहे हैं 20 करोड़, इनके मिलके हो रहे हैं 1 करोड़। केस तो ये फाइल कर सकते हैं, लेकिन चलेगा किनका, उनका या इनका? क्योंकि अब आप समझिए शेयर होल्डर्स की तरह हो गए। जैसे शेयर होल्डर्स के पास वोट होता है ना, जितने शेयर्स होते हैं, वैसे ही जितना ज्यादा आपका कर्ज है उतना ज्यादा समझिए आपके पास वोटिंग पावर है, आपका उतना ज्यादा जो है वो समझिए स्टेक है। अब अगर आप भी सहमत है कि नहीं ठीक है, यही IRP हमारे क्या हो गए, RP। अब वो इंटरिम नहीं रहेगा, अब उसका नाम क्या होगा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। या तो IRP बन जाएगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, और या फिर नया रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या होगा, अपॉइंट होगा। कौन अपॉइंट करेंगे, कमिटी ऑफ, ये सब वर्ड क्लियर रखिए क्योंकि ये सब लिखना रहेगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर। लेकिन क्या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सिर्फ अपने मर्जी से कंपनी को चलाएगा? मुझे एक बात बताइए, जिस समय रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला, आजिम हसन प्रेम जी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये सब जब कंपनी चलाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है चलती इनकी है। लेकिन आप सुनते होंगे शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, रिजोल्यूशन पास होता है। ठीक उसी तरह से सिर्फ और सिर्फ RP जो चाहेगा वो होगा। कह रहे हैं कि जो चाहेगा, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो हां, जैसे जो रतन टाटा चाहते हैं वही होता है। लेकिन इसलिए होता है क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा क्या रहते हैं, वोटिंग पावर रहते हैं। लेकिन रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है ना। तो यहां पे जो आपके IRP हैं, जो RP हैं, शैल एक्ट अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ व्हाट, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। RP अब वर्ड बोल रहे हैं, IRP हटा दिया, क्योंकि अब
कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग हो चुकी है। अब जिनको ये अपॉइंट करेंगे वही क्या होगा, वही हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा। ऑल डिसीजन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल बी टेकन बाय हाउ मच मेजॉरिटी। अब आप कहिएगा सर वोटिंग पावर है, फिर आपको बार बार मैंने समझाया, अगर टोटल 100 करोड़ का कर्ज है तो कम से कम कितने 75 करोड़ का कर्ज जिन लोगों ने दिया हुआ है उन लोगों का क्या होना चाहिए। हाँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है ये एक बंदा है या अनेक है। हो सकता है सिर्फ एक किसी ने 75 करोड़ दिया होगा तो वो अकेला ही जो है वो काफी है। कह रहे बात भी तो सही है, क्योंकि किसका कितना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उसी अकॉर्डिंग तो उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एज वोटिंग इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ डेट व्हाट आउटस्टैंडिंग। क्लियर है। तो अब जो है वो आपका आरपी अपॉइंट या तो वो आईआरपी ही होगा या क्या होगा, नया होगा। नया है जो भी रहे वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, किसके सुपरविजन में, कमिटी ऑफ क्रेडिटर। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का फैसला मेजॉरिटी से होगा या 75% से, 75% से। अब जो है वो तैयार करना है क्या, रिजोल्यूशन प्लान। सबको इनवाइट किया इन्होंने, जो आपके ध्यान से सुनिए, किनको इनवाइट किया, जितने भी आपके कमिटी ऑफ क्रेडिटर में जितने लोग हैं, प्लस और भी अगर कोई अथॉरिटी भी अगर अपना वैल्यू एडिशन करना चाहे तो बोला कि बताइए क्या प्लान है आपका। सारे लोग बताइए, सबने बताया। बताने के बाद कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ही तय करेंगे कि कौन सा प्लान क्या होगा, बेस्ट होगा, या आप ही तय कर, या सारे प्लान चलेंगे। नहीं, कुछ आपने तरीका बताया, कुछ आपने बताया, कुछ आपने, सबको डिस्कस किया गया किस मीटिंग में, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। फिर होगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग, लगातार अब चलता रहेगा। आपने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बना दिया ना, अब उनके ही सुपरविजन में तो होगा। यही वर्ड तो हमने यूज किया है। और कितने परसेंट मेजॉरिटी से, जिस प्लान पे कितने लोगों ने, 75% लोगों ने क्या कह दिया, हां कह दिया। अब वो क्या हो जाएगा, अब वो जो है वो मान लिया जाएगा। अगर 10 प्लान है, एक प्लान पे सबकी क्या हो गई, सहमति हो गई, कहा गया कि ये मान लिया गया, किनके द्वारा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। याद रखिए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कुछ नहीं कर सकता, उनका काम बस कोऑर्डिनेट करना है। उन्होंने भी पढ़ा और उसके बाद इस चीज को किसके पास भेजेंगे, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, कि देखिए ये प्लान जो है वो किसने चुना है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने आपस में चुना है। अब इन दिस केस ट्रिब्यूनल अप्रूव द रिजोल्यूशन प्लान, द कॉर्पोरेट डेटर इज आउट ऑफ CIRP। कह रहे अब जो है वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि अब हम आपको लिक्विडेट नहीं करने जा रहे हैं। आपने खुद बोला कि इस प्लान के तहत काम करेंगे, इसका मतलब अब काम होगा या प्रोसेस चलेगा, अब तो काम होगा ना। आपने बोला कि एक काम करते हैं, जिनके जिनके पैसे बचे हुए सब पैसे दो, और हम जो है वो फलाने जो है वो बिल्डर को बुलाते हैं, आप हमारा 10 फ्लोर बना ही हुआ है, उसमें जितना भी बचा हुआ है वो काम होगा, 10 फ्लोर और बनेंगे, हम सब पोजीशन लेंगे, ठीक है। थोड़े पैसे इधर उधर हो गए तो हमें जो 30 लाख में जो मकान मिलना था उसके लिए सब लोग 31 पे करेंगे, ऐसे करके प्रोपोर्शनेट। आपने वो प्लान मंजूर कर लिया, मंजूर कर लिया तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस क्या हो गया, रिजोल्यूशन ही तो करना था, हो तो गया मामला रिजॉल्व। अब वो क्या होगा, इंप्लीमेंट कीजिएगा ना, तो अब जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन कैसे, कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने तय किया डिफरेंट प्लान में से एक को, उसको रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने जो है वो ओके करके किसके पास भेजा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ट्रिब्यूनल को ये फैसला पसंद नहीं आता, NCLT को, तो ये प्लान नहीं, तो इसका मतलब प्रोसेस अभी चलता रहता, और तब आपको किधर बोलते, लिक्विडेशन में डाल देते। दीज प्लान्स इंक्लूड प्रपोजल टू पे ऑफ, क्या एग्जिस्टिंग लायबिलिटी कैसे पे करें, या तो पूरा करेंगे या क्या करेंगे, पार्ट में करेंगे। देखिए और देखिए, एंड टू रीस्टार्ट इट्स ऑपरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या करें, कुछ चीजों को बेच दें, कुछ चीजों से बिजनेस शुरू करें, कुछ पैसे दे दें और कुछ पैसे बिजनेस चला चला करके रिकवर करें। का ये सब किसका पार्ट होगा, प्लान का पार्ट होगा। जो प्लान क्या किया गया होगा, एक्सेप्ट किया होगा, उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। बट नाउ वी कैनॉट से दैट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन, इट हैज बीन स्टॉप्ड एंड नाउ द प्लान विल बी एग्जीक्यूटेड। और वो प्लान ये भी हो सकता है कि कुछ को बेचेंगे
और कुछ वैसे चीजों को बेचेंगे जिससे वर्किंग कैपिटल आए, और उसके बाद जो है इसे चलाएंगे, और उससे जो पैसा आता जाएगा उससे जिनके जिनके पैसे हैं वो क्या होते जाएंगे, मिलते जाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पूरे चीज को एक बार में बेच दीजिए तो पैसे नहीं आते हैं, लेकिन वही अगर आप उसको रेंट पे चला दीजिए तो उससे ज्यादा पैसे आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसे बड़े सारे जो है वो मकान वगैरह हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और भी जगहों पे, जहां पे जो है वो बिल्कुल जो है वो खटिया समझते हैं, खटिया, घटिया नहीं, कॉट बोलते हैं, लेकिन मैं खटिया वर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो खास तरह से रस्सी से बिना हुआ होता है। वो बहुत सोफिस्टिकेटेड वाला नहीं, एकदम रस्सी का जो बिना हुआ होता था, वो खटिया रहेगा, और बहुत सड़ा हुआ सा टूटा सा घर रहेगा। और जितने भी जो है आपके बाहर से जो आते हैं टूरिस्ट, वो उसमें रात बिताना चाहते हैं, वो फील करना चाहते हैं कि खटिया पे सोना कैसा लगता है और उस जगह पे। लेकिन पता है, लोन लिया गया था बैंक से और पैसा चुकता नहीं हुआ, तो उस मकान को अगर बेचेंगे तो कौड़ी के भाव में बिकेगा। गिरा हुआ मकान है, कब गिर जाएगा पता नहीं, या झोपड़ जैसा मकान है, लेकिन उससे उससे ज्यादा रेंट कमाया जाता है। इसके लिए जो है वहां मैनेजर अपॉइंट कर दिए जाते हैं, बैंक करती है और पैसे रिकवर करती है। कैसे? तो बस उनको बोलते हैं, दिस इज द हाउस वेयर द क्वीन दिस एंड किंग दिस स्पेंट वन नाइट, और उसमें जो है वो हो गया, बिक गया उनका चीज। एक दिन के जो है वो भाड़ा उन्होंने 5,000 10,000 ऐसे कर करके जो है रिकवर करते हैं। तो वही है कि कहीं अगर आप पूरा एक बार में बेच दिया तो उतने नहीं मिलते हैं जितना कैसे मिलता है, एक एक। और ऐसे करके बड़े सारे कहानियां। आपको क्या लगता है जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको सारी कहानियां सही सुनाई जाती है? गाइड की बात कभी सुनिएगा जो सुना रहा होता है, और इतना वो काबिल बन रहा होगा, उसे लग रहा होगा कि उससे बड़ा तो शहंशाह कोई है नहीं, और उसकी इंग्लिश भी सुनिएगा। और उसके बाद देखिए, और सारे लोग जो साथ में हैं, अगर इतने इतने चिंपू थापा सब है तो है, सुन भी रहे, यहां तक लटका हुआ है, और उसके बाद जो है वो सुन भी रहे, और लग रहा है जैसे कि सब समझ भी रहे हैं, और वो गाइड कमा भी रहा है और कहानी भी सुना रहा है। वो ऐसे ही एक ना, कौन सा मूवी था, एक बच्चा जो है ऐसे करके गाइड बना था, स्लमडॉग मिलियनेयर में ना, हाँ, वो मैंने देखा था कि वो छोटा सा बच्चा जो है क्या क्या कह करके जो है वो, और सब खुश भी हैं, सब जो है वो समझ भी रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि ये इनके ऊपर है, किस चीज को कितना बेचेंगे और कितना क्या करेंगे, चलाएंगे। यानी कि इतना बस ध्यान रखिए, अगर प्लान अप्रूव, इसका मतलब क्या बंद हो गया, अब कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस से क्या है, बाहर है, अब उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब यहां कहा गया कि इसका मतलब ये नहीं है कि प्रमोटर क्या करे, फ्रॉड और बाकी चीजों के लिए करे। कहा कि नहीं, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कोई भी प्लान प्रमोटर जो है वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस से बचने के लिए तो नहीं डाला है। इस चीज का खास ध्यान रखें कि जब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल या एनसीएलटी जब इस चीज को क्या कर रही होगी, एक्सेप्ट कर रही होगी, कितने दिनों के भीतर जो है ये आपका जो है वो प्रोसेस खत्म होना चाहिए। कहा कि मैक्सिमम कितना समय है, अब आप खुद देख लीजिए, 180 दिन के भीतर खत्म। यहां तो 180 दिन में चार्जशीट तक फाइल नहीं होता है पुलिस का, अगर कोर्ट में जाने लगते हैं तो 3 महीने तो ऑफिशियली टाइम दिया हुआ है चार्जशीट फाइल करने का, आपके आईपीसी ने दिया हुआ है कि 3 महीने तक में कर सकते हैं। वो तो कोर्ट अलग से ऑर्डर देती है, तब बोलती है 14 दिन में, 15 दिन में जो है वो चार्जशीट सिर्फ फाइल करो, कि केस है क्या ये तो बता दो, बाकी तो डेट हम देंगे, जब मौका मिलेगा तो बताएंगे। 180 दिन के भीतर, अगर 180 दिन से समय ज्यादा लगा तो उस केस में किनकी मंजूरी चाहिए, कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मंजूरी। मालिक है वो एक तरह से कि थोड़ा समय लग रहा है, और वो मालिक भी जो है वो फर्दर कितने दिन का और दे सकते हैं, इससे ज्यादा हुआ तो कॉर्पोरेट जो आपके कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हैं, उनकी तो समझिए कि जो है वो बुरी हालत, क्योंकि जबरदस्त फाइन पेनल्टी यहां पे है, क्योंकि टाइम बॉन्ड मैनर में काम करना पड़ता है। क्लियर है ये चीज? चलिए, अब एक बार जो है वो वापस आते हैं और एक बार जो है वो जरा चीजों को देखते हैं। सबसे पहले क्या फाइल होगा, एप्लीकेशन जाएगा, कौन देगा, ठीक है, साथ में क्या लगाएगा,
लगा दिया एविडेंस, ठीक है। और क्या करेगा? नेम ऑफ आईआरपी बोलेगा, जो एंट्रीम रहेगा, ठीक है। और जो भी प्रूफ और एविडेंस दे सकता है दे देगा। ये सारी चीजें किनके पास पहुंचेगी? एजुकेटिंग अथॉरिटी। वो इन चीजों में हर चीज सही पाते हैं तो क्या करेंगे? एक्सेप्ट। अगर इनमें कहीं गड़बड़ी है एप्लीकेशन तो रिजेक्ट करेंगे या पहले समय देंगे? 7 दिन का समय देंगे तब रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर एक्सेप्ट कर लिया, इस बीच में अगर हमारे जो हैं वो ऑपरेशनल डेटर आना चाहें, कहा नहीं आ सकते, उनको अगर आना है तो उनको पहले क्या देना पड़ेगा? डिमांड नोटिस देना पड़ेगा, और डिमांड नोटिस के साथ 10 दिन का टाइम देना पड़ेगा। और उस केस में जो उनके जो है वो कॉर्पोरेट डेटर हैं, वो ये चीज कंफर्म करेंगे किनको? एनसीएलटी एजुकेटिंग अथॉरिटी को, कि भाई हमने पैसे दे दिए, ये देखो उसका क्या है? सबूत है। अब देखिए, अगर एक्सेप्ट कर लिया गया तो 7 दिनों के भीतर इस बात का नोटिस दे दिया जाता है किसको? इधर से जिन्होंने फाइल किया था, यानी कि आपके जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर को, और इधर से कॉर्पोरेट डेटर को, कि भाई आपके अगेंस्ट केस शुरू होगा, यानी कि हम एक्सेप्ट करते हैं और हम आपके फेवर में इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद अब आपके रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो आईआरपी हैं वो सारे के सारे लोगों को इनवाइट करेंगे 30 दिनों के भीतर, कि और कौन कौन से लोग हैं। लिस्ट एसर्टेन करेंगे क्रेडिटर्स का, और सारे क्रेडिटर्स अपना जो है वो बताएंगे कि मेरे कितने कितने पैसे हैं। तब हमारा जो है वो एक्सेप्ट करेंगे हम किसका? लिस्ट ऑफ व्हाट? लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, वो जिनको हमने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। लिस्ट बन गया। लिस्ट बनने के बाद हम पहला मीटिंग उनका करेंगे जो कहलाता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जो है वो बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। और वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स तय करेंगे कि हमारे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो हैं वो वही रहेंगे या कोई और होंगे। कहा कि अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हमारे जो हैं वो वही रहेंगे जो आईआरपी थे तो कोई बात नहीं है, नहीं अगर चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जो भी काम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल करेगा वो किसके सुपरविजन में करेगा? कमिटी ऑफ क्रेडिटर के सुपरविजन में करेगा। कितने मेजॉरिटी से वो फैसला लिया जाएगा? 75%। किसी एक को जो वोट देने का राइट रहेगा वो किस अकॉर्डिंग रहेगा? जितना उसका डेट आउटस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग उसके पास क्या रहेगा? राइट रहेगा, ठीक है। अब आपका प्रोसेस शुरू हुआ। सबको बोला जाएगा कि अपना अपना प्लान दीजिए, जो भी आपका प्लान है उसमें से एक प्लान हम क्या करेंगे? एक प्लान जो है वो पिक करेंगे, और उस एक प्लान को हमें क्या करना रहेगा? इंप्लीमेंट। अगर उस प्लान को हमने पिक किया तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी पहले उसको ग्रीन सिग्नल दे, और उसे किसके पास भेजे? ट्रिब्यूनल के पास भेजे, एनसीएलटी एजुकेटिंग अथॉरिटी। अगर उनको सब कुछ ठीक लगा तो वो क्या करेंगे? इसको एक्सेप्ट। जैसे ही प्लान एक्सेप्ट हुआ वैसे ही कंपनी अब किस चीज से बाहर है? हाँ जी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस से बाहर है, क्योंकि अब वो चीज क्या होगा? इंप्लीमेंट होगा। उन चीजों को इंप्लीमेंट के दौरान वो कुछ चीजों को चाहे तो बेच सकते हैं, बिजनेस को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पैसे आएंगे तभी तो चलेंगे। तो हो सकता है कि कुछ जो है नॉन फंक्शनिंग जो एसेट है उसको बेच करके जो फंक्शनिंग एसेट है उसका इस्तेमाल करके चीजों को क्या किया जाएगा? रन कराया जाएगा। इन सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को करने के लिए, यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को खत्म करने के लिए समय कितना है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास? इनके पास समय 180 डेज का है। 180 डेज में जो इन चीजों को वो क्या करेंगे? अगर नहीं कर पाते और समय लगता है तो हाँ जी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से जो है वो क्या करेंगे? अप्रूवल लेंगे। कितने % से? और उस केस में भी ज्यादा से ज्यादा और कितने दिन मिल सकता है? 90 डेज मिल सकता है। यही सिंपल सा प्रोसेस है। अब मुझे एक चीज बताइए, जितने भी आपने पहले डेफिनेशन पढ़े थे, क्या अब वो डेफिनेशन की तरफ बर्डन लग रहा है? इसीलिए शुरू में घबराएंगे नहीं, आराम से सुनते रहेंगे। ये सब एकेडमिक का पार्ट होता है कि कोई भी डेफिनेशन जब जा रहा हो धैर्य से सुनेंगे, नहीं तो फिर नहीं समझ पाएंगे। मैंने बोला ना, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें सोचिए, आईआरपी आप बनते हैं, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आप बनते हैं, और इतनी जल्दी छरपटाहट और घबराहट होगी। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ है। अब देखिए, अब हमारा जो है वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो है उसमें जो है हम पहुंचे कहां पे? खत्म करने पे।
कह रहे हैं कि इस दौरान क्या कंपनी को कोई इम्यूनिटी मिलेगा? किस दौरान? जिस दौरान कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, क्या इस दौरान कहीं आपको किसी तरह का कोई बेनिफिट मिलेगा? कहा गया कि अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा तो प्रोसेस कैसे हो पाएगा? कंपनी के ऊपर तो तमाम तरह के केसेस और ये हैं। कहा गया कि इस दौरान कंपनी के ऊपर जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, जो भी सूट्स वगैरह हैं, वो सब जो है वो फिलहाल सेट असाइड रहेंगे, क्योंकि अगर सारे चीज को एक साथ लेकर के आएंगे तो वैसे केस में कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? मोराटोरियम। और हम लोग इस पे शॉर्ट नोट्स पूछ देते हैं, बच्चे को लगता है कि शायद मरने के बाद जिनको जहां ले जाया जाता है उसी को मोराटोरियम कहते हैं, तो वो शमशान घर के बारे में लिखना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे मोराटोरियम का मतलब होता है कि उस सिचुएशन में आपको खास तरह का इम्यूनिटी मिल गया, डिफेंस मिल गया, सुरक्षा कवच मिल गया। किस चीज का? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, कोई भी केस, कहीं भी कोई भी चीज है तो वो जो है वो तब तक नहीं होगा जब तक आप जो है वो एनसीएलटी से ऑर्डर नहीं ले लेते हैं। ट्रांसफरिंग, इनकम्बरिंग, एलिनेटिंग, कोई भी जो है वो आपका डेट, एसेट, कोई भी चीज, किसी भी तरह का बेनिफिशियल इंटरेस्ट बिल्कुल प्रोहिबिटेड रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के जो है वो कंसेंट से होगा और एजुकेटिंग अथॉरिटी से। एनी एक्शन टू फोरक्लोज, रिकवर, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये एक्ट आप डिटेल में पढ़ेंगे सीआर में। कह रहे मतलब किसी भी तरह का एक्ट, किसी भी तरह का केस, किसी भी तरह का डिस्प्यूट, किसी तरह का प्रोसिक्यूशन सिर्फ और सिर्फ कब होगा? जब वो आरपी के थ्रू जाएगा। और कौन उसके लिए परमिशन देगा? एजुडिकेटिंग अथॉरिटी परमिशन देगी। द रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय एन ओनर और लेजर वेयर सच प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। कह रहे हैं कि कोई भी चीज जो कॉर्पोरेट डेटर के पास है, कॉर्पोरेट डेटर चाह के भी उसको क्या नहीं कर सकता है? बेच नहीं सकता है, ना कोई उनके ऊपर केस कर सकता है, ना उनको लिक्विडेट कर सकता है, कुछ भी नहीं होगा इस दौरान जब तक आप किससे परमिशन नहीं लेते हैं? एजुडिकेटिंग अथॉरिटी से। कहने का मतलब यह है कि अब सब कुछ कौन चलाएगा? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। किसके सुपरविजन में? कमिटी ऑफ क्रेडिटर। और अगर कहीं मामला गया तो कहां जाएगा? एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। कहा इस तरीके से हमने काम किया, बहुत अच्छे तरीके से, और हमने चीजों को सॉल्व कर दिया, काम खत्म। कंपनी फिर से क्या होगी? चलने लगेगी। जिसका जो बकाया था दिया, कंपनी दनादन चलने लगी। किया, सब कुछ किया। नालायक नंबर 1 था, तब भी फेल कर गया। सब बताया, सब समझाया, तो भी। अब क्या करें? कहा कि अब एक ही चीज बचता है, मार दो। अब हम कंपनी को क्या कर सकते हैं? सिर्फ खत्म कर सकते हैं। तो अब यहां से हमें देखना होगा कि खत्म करने का क्या प्रोसेस है और किस तरह से जब हम लिक्विडेट करते हैं तो उस दौरान बंदर बांट कैसे होगा, यानी कि किनको पहले देंगे, किनको बाद में देंगे, सबका तो बटेगा ना। आप भी क्रेडिटर, ये भी क्रेडिटर, शेयर होल्डर है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है, डिवेंचर है, गवर्नमेंट का ड्यूज बचा हुआ है, और सबसे बड़ा बात, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का पैसा खुद अटका हुआ है क्योंकि वो लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। तो किसके पैसे किस किस तरह से जाएंगे ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज के लिए आपका सेटिंग अप की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।